हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं जब भी हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जाते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या फायदा होगा इंपोर्टर कंट्रीज को और क्या फायदा होगा एक्सपोर्टर कंट्रीज को, क्या रूल्स होते हैं इसके अंदर में, प्लस जो इंपोर्टर कंट्री है उसको किस तरीके से गारंटी मिले कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंपोर्ट किया गया है उससे कोई एनवायरमेंटल हैजार्ड नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये पॉसिबल है कि हम अपने जो जेनेटिक मेकअप है उसको जेनेटिकली चेंज कर सके। इस तरीके से इन चीजों को चेंज किया जाता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, फ्लेवर्ड सेवर्ड टोमेटो, ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, प्लस ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इनके डेरिवेटिव से निकल के आते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज बनाया और मेज बनाने के बाद उसका जो फ्लोर है, उसका जो आटा है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर जाता है तो उसमें कोई एनवायरमेंटल हैजार्ड नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं तो हमारा अगर जो एक्सपोर्टर कंट्री है उसके पेटेंट राइट का वायलेशन नहीं होगा, इसकी कितनी गारंटी है। ये सभी चीजें डिसाइड की गई कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर में। कार्टाजीना कोलंबिया में एक लोकेशन का नाम है, एक रीजन का नाम है, जहां पे पहले ये डिसाइड हुआ था कि मीटिंग को यहां पे किया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से कार्टाजीना की जगह इस मीटिंग को किया गया मॉन्ट्रियल के अंदर में, जो कि कनाडा के अंदर में। आइए इस चीज को समझते हैं कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका एनवायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्रीज किस तरीके से कोई भी चीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कार्टाजीना इज इन कोलंबिया, और कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन सॉरी एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। सो इट इज इन सेंट्रल अमेरिका। डिसाइड हुआ कि हम 1999 में एक मीटिंग करेंगे जिसमें डिसाइड होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह के प्रोडक्ट्स का किस तरीके से किया जाए, लेकिन 1999 में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। जैसे मैंने बताया, फाइनली इट दिस मीटिंग वाज एक्चुअली हेल्ड इन द मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा। तो 29 जनवरी 2000 को ये मीटिंग होती है, और इस साल में यहां पे इस टाइम पे ये फोर्स में नहीं आता, लेकिन ओपन कर दिया जाता है सिग्नेचर के लिए। यानी कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आप लोग इसको साइन कीजिए, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। तो 11 सितंबर 2003 को ये फाइनली फोर्स में आ जाता है, केम इनटू फोर्स, and it was opened for signature और यू कैन से इनवाइट किया गया कंट्रीज को कि आप इसके मेंबर बन सकते हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। दीज थिंग्स यू शुड नो। कार्टाजीना प्रोटोकॉल। इन सब प्रोग्राम की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है 1972 में स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन के अंदर। आइए पहले इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये मीटिंग होती है 5 जून 1972 को। 5 जून
1972 को। और आप जानते होंगे इसी टाइम पे हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी फोर्स में आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को लाया जाता है। और इसीलिए 5 जून को हम बनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यानी दुनिया में सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में। इसका मतलब साफ है कि 1972 से अब ये मान लिया गया था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत फास्ट रेट से डिग्रेड हो रहा है, और इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो उस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को बताने के लिए कि आपकी वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, प्लस डेवलपिंग कंट्रीज को आपको कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, इस वजह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। एंड दिस मीटिंग वाज एक्चुअली हेल्ड इन द स्टॉकहोम, स्वीडन, एक यूरोपियन कंट्री के अंदर में। इस मीटिंग में मेनली जो डिस्कस किए जाते हैं टॉपिक्स, पहला टॉपिक जो था दैट वाज दी पोवर्टी, एंड सेकंड टॉपिक दैट वाज डिस्कस्ड was war, and third important topic that was discussed is increasing gap between developed and developing countries. तो 3 टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन होता है। इन्होंने बोला कि हम एनवायरनमेंट से तभी लड़ सकते हैं, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन से तभी लड़ सकते हैं जब हम इन 3 चीजों के ऊपर में सबसे पहले काम करेंगे, जिसमें सबसे पहला था पॉवर्टी। इन्होंने मेंशन किया जितनी ज्यादा गरीबी बढ़ेगी उतने एनवायरमेंटल हैजार्ड, एनवायरमेंटल इश्यूज जनरेट होंगे। हमें सबसे पहले गरीबी को कम करना पड़ेगा ताकि आपको कैपेबल बना सके। उदाहरण के तौर पे अगर आप आज अपनी पेट्रोल डीजल कार छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप क्लीन कोल टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए सबसे पहले वो कंट्रीज जो पुअर है, वल्नरेबल है, उनको हमें कैपेबल बनाना है, उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग को करना पड़ेगा। तो यहां पे पोवर्टी सबसे पहले। सेकेंड टॉपिक दैट वाज डिस्कस वाज दिस वॉर। इन्होंने बोला जो वॉर लाइक सिचुएशंस कंट्रीज के अंदर में जनरेट हो रही हैं या फिर पास्ट में हुई हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल हैजार्ड बने हैं। और साथ ही जब वॉर ज्यादा होता है, लंबे समय तक वॉर चलता है, तो कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली वीक हो जाती हैं। और इकोनॉमिकली वीक जो कंट्री होगी एनवायरमेंटल हैजार्ड को रोक नहीं पाएंगी और पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। और हमारा टारगेट किसी पर्टिकुलर कंट्री से पॉल्यूशन कम करने का नहीं है, पूरी अर्थ से हम पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं। तो वॉर लाइक सिचुएशंस को हमें कम करना पड़ेगा। थर्ड इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, यानी 1945 के बाद से अगर हम बात करें तो उसके बाद से डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से थोड़ा डिस्टेंस बना के रख रही हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग पुअर वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनकी इतनी कंडीशन नहीं है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से फाइट कर सके। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको हेल्प करनी चाहिए इन डेवलपिंग पुअर वल्नरेबल कंट्रीज की, ताकि वो भी कॉप अप कर सके एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से। इस चीज के लिए दोबारा से इन्होंने मीटिंग करने के लिए बारे में बात करी। इन्होंने बोला कि हम 1992 में रियो डी जेनेरियो में दोबारा मिलने वाले हैं। तो वो सेम मीटिंग जो इन्होंने डिस्कस किया, दोबारा से वो मीटिंग होती है जिसको हम रियो डी जेनेरियो समिट या फिर अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। ये जो समिट होता है ये 1992 में होता है, 1992। और 1992 से फिर 2 तरह के हमारे पास यूनिट निकल के आते हैं, 2 तरह के एग्रीमेंट्स निकल के आते हैं। पहले है बाइंडिंग एग्रीमेंट, बाइंडिंग एग्रीमेंट, एंड सेकेंड इज नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट।
बाइंडिंग एग्रीमेंट यानी कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो इसके मेंबर हैं तो यू हैव टू फॉलो दिस। जिसमें पहला था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड तीसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन जो जंगल बनता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन बढ़ती जा रही है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। सेकंड है बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, और थर्ड था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम करने के लिए। वहीं पे नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स के अंदर में Rio+20 आता है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एंड थर्ड was the एजेंडा 21। बट ये नॉन बाइंडिंग होने की वजह से इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना ये बाइंडिंग एग्रीमेंट सक्सेसफुल हुए। और इसमें से सबसे जो सक्सेसफुल हमें देखने को मिलता है वो ये दो एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। आज हम जिस कार्टाजीना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वो निकल के आता है हमारे ये इस कन्वेंशन से, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि आपने अभी देखा इसका फॉर्मेशन 1992 में होगा, और 1993 में ये फोर्स में भी आ जाता है, फंक्शन करने लग जाता है 1993 में। इस कन्वेंशन के तीन प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड प्रिंसिपल है, यानी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। सेकंड प्रिंसिपल है इसमें सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एंड थर्ड is the fair and equitable sharing of the resources derived from the modern biotechnology। तीन प्रिंसिपल के साथ में ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी फाइनली फोर्स में आ जाता है। इंडिया भी इसका मेंबर बनता है, और CBD के फोर्स में आने के बाद तीनों के ऊपर में वर्क स्टार्ट हो जाता है। जिसमें जो थर्ड है, थर्ड का मतलब है कि कोई भी कंट्री अगर कुछ भी डेवलप कर रही है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी उसने अगर कोई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज करके कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ चीज बनाई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी कंट्री को भी रिक्वेस्ट पे, यानी अगर कोई उससे रिक्वेस्ट करता है तो उसको वो प्रोवाइड करे। बट ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंट्री ने ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज करके GMO बनाया है उसके इंटेंशंस दूसरी कंट्री के लिए अच्छे ना हो, इस वजह से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इंपोर्टर कंट्री श्योरिटी से कह सके कि जो मेरे पास इंपोर्ट करके प्रोडक्ट आया है वो बिल्कुल सही है, इस चीज के लिए यहां पे डेवलप होता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। आई होप आपको ये पूरा का पूरा आइडिया भी समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारा ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स या फिर आप बोल सकते हैं LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, में क्या हो सकता है, लाइक BT कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन, इट कैन बी BT ब्रिंजल। ये हमारी वैक्सीन हो सकती है, यानी जो आप जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन mRNA वैक्सीन,
अगर कोई वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके लाई गई है, डेफिनेटली वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या फिर किसी जेनेटिक मटेरियल को यूज करके बनाई गई है। तो इस वजह से एमआरएनए वैक्सीन जो होते हैं हमारी फूड, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड्स, फूड प्रोडक्ट्स, प्लस इसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मेडिसिन की तरह काम की जाती हैं या काम में लाई जाती हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम एलएमओ या फिर एलएमओ बाय प्रोडक्ट्स या फिर एलएमओ डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। और इसमें डायरेक्टली एलएमओ भी हो सकता है या फिर इसके कोई बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब समझते हैं कि कार्टाजीना किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पे ए कंट्री बी कंट्री को कोई भी प्रोडक्ट देना चाहती है और बी उससे लेना चाहती है, तो ऐसे केस में आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ए डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बी को सेंड करेगा तो हो सकता है बी की इंटेंशन अच्छी ना होने की वजह से बी के अंदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, बी कंट्री के अंदर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इस वजह से इन्होंने एक प्रोविजन रखा है बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस का। बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस ये ग्रुप है, टेक्निकल ग्रुप है, यानी जब भी कोई ए कंट्री बी कंट्री का कुछ भी एक्सचेंज करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंट्री को इस बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस से रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस ये चेक करेगा कि इसके अंदर में कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर ये प्रोडक्ट किसी कंट्री ने पहले तो नहीं बनाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देगा उसके पेटेंट राइट को देके। इस कंट्री को भी डर रहेगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट बाहर जाता है तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो जाए या फिर उसका काउंटरफीट कोई कॉपी करके दूसरी कंट्री में ना बेचने लग जाए। उसके लिए ये कंट्री जो है इसको रजिस्टर करवाएगी और बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस इस पर्टिकुलर कंपनी को प्रोवाइड करेगा एक यूनिक आईडी। उसके डीएनए के बेसिस पे एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा। अब बी और ए एलिजिबल हो जाते हैं इस चीज को लेने के लिए। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर बी रिसीव करेगा तो डायरेक्ट नहीं करेगा, वो ये इसको प्रोवाइड करेगा, ये इसको एक्सपोर्ट करेगा। तो इनडायरेक्टली ए से ही प्रोडक्ट आया है, लेकिन ए के बीच में अब कार्टाजीना प्रोटोकॉल द्वारा बनाया गया बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस होगा। ये क्लियरिंग हाउस पहले पूरा पेटेंट राइट चेक करेगा कि किसी गलत तरीके से तो नहीं बनाया गया, एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और दूसरा इश्यू तो नहीं है, इन कंट्रीज में आपस में वॉर तो नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। और उसके बाद ये जब चेक करेगा उसके बाद इस पर्टिकुलर कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा विद एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, AIA। यानी इस बी कंट्री को यह बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये कंडीशन में ही ये अच्छा ग्रो करेगा या फिर इन्हीं कंडीशन में अच्छे रिजल्ट देगा। यानी उसके पहले सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बताए जाते थे, नेगेटिव नहीं बताए जाते थे। उदाहरण के तौर पे जस्ट एक एग्जांपल, अगर बीटी कॉटन को अगर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही अच्छा ग्रो किया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अच्छा ग्रो किया जा सकता है, सिर्फ ये वही बताते थे। किस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो ये नहीं बताते थे। लेकिन बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस एक तरीके से सेबी की तरह काम करता है, जैसे सेबी इकोनॉमी में और कंपनीज के साथ में वो काम करती है, बिल्कुल वैसे ही ये बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस ये एश्योरिटी देगा इस पर्टिकुलर इंपोर्टर कंट्री की कि जो प्रोडक्ट है वो मैंने देख लिया है, आपकी कंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके जो डिस्क्लेमर्स है कि ऐसा करने पे ये नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे, ये आपको पहले से ही AIA की फॉर्म में दे दिए जाएंगे। अब बी कंट्री ये डिसाइड कर चुका है कि यस दिस पर्टिकुलर कंट्री इज गोइंग टू इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब
बी को यह बोला जाता है कि आप इसका काउंटरफीट नहीं करेंगे, कोई दूसरी कॉपी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई सी कंपनी अगर डायरेक्टली बी को कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो इस केस में यह अलाउड नहीं है कि अगर आप कार्टाजीना प्रोटोकॉल के मेंबर हैं तो बी कंट्री को अलाउड नहीं है कि किसी कंट्री से डायरेक्टली वो इंपोर्ट कर ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सी कंट्री ने ए कंट्री के प्रोडक्ट को ही बायो पायरेसी किया हो और उसको वो दूसरी कंट्रीज को बेच रही हो। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि उस कंट्री ने किया है? इसलिए पता नहीं चल सकता है, इसलिए इजीली इसको इंपोर्ट करने के लिए आपका सिर्फ एक ही चैनल होगा अभी बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर। आप अगर एलएमओ इंपोर्ट करेंगे तो इसके थ्रू ही करेंगे। यानी अगर ये कंट्री मान लीजिए बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस जाती है इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कराने के लिए, तो इसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले ही ए कंट्री इसको डेवलप कर चुकी है। अगर सी ने उसका काउंटरफीट बनाया था, तो नकली प्रोडक्ट बनाया था, तो इससे काउंटरफीटिंग पेटेंट राइट्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, वो भी हैम्पर नहीं होंगे। प्लस में बी कंट्री को पहले से पता होगा कि एनवायरमेंटल क्या हैजार्ड होंगे। प्लस में ए कंट्री, एक्सपोर्टर कंट्री को भी ये पता होगा कि उसका कोई कॉपी बना के अब मार्केट में नहीं ला सकता है। नाउ दिस कंट्री इज एलिजिबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट पर्टिकुलर पायरेसी और बायो पायरेसी। सो दिस इज द कार्टाजीना प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अंदर में अब यहां पे काम करेगा सबसे पहले जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जिसका पहले नाम हुआ करता था अप्रूवल कमेटी, अब इसका नाम है अप्रेजल कमेटी, जीईएसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कमेटी है जिसके अंदर जो बनाई गई है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, और इस कमेटी को सेटअप किया गया था 1989 के अंदर अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले ही यूपीएससी ने पूछा भी है कि ये कौन से एक्ट के अंदर में बनाया गया है, जिसमें एक फूड करके भी एक ऑप्शन था, डेफिनेटली वो रॉन्ग हो जाएगा। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। अगर जीईएसी इस प्रोडक्ट को जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं उनके सैंपल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ग्रो करके देखेगी, अगर जीईएसी को फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अब ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा, यानी अब ये पूरा केस डिलीवर कर दिया जाएगा नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को, एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। जो हमारा नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, इसको 2003 में बनाया गया अंडर द बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। सो इट वाज सेट अप इन 2003 अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। एनबीए वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, जो ये चेक करेगा कि इसके ऊपर कोई पेटेंट का इशू तो नहीं चल रहा है, कोई प्राइसिंग का इशू तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई गलत तरीके से तो इंडिया में इंपोर्ट नहीं कराना चाहता है या एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है। अब जीईएसी इसको टेक्निकल ग्रुप है जो इसको चेक करेगा कि एनवायरमेंटल हैजार्ड तो नहीं है। बट वहीं पे एनबीए इसका चेक करेगा आईपीआर इशू, आईपीआर, इसका गवर्नेंस, और अगर एनबीए भी इसको अप्रूव कर देता है तो उसके बाद में 270 दिन, यानी इस पूरे प्रोसेस के लिए जीईएसी और एनबीए को चेक करने के लिए, प्लस हमारे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए, या फिर उसके अंदर में कुछ एक्ट के अंदर चेंज लाना है इंपोर्ट करने के लिए, वो सारी चीजों के लिए हमें दिए जाते हैं 270 दिन। तो 270 दिन में अगर जीईएसी अप्रूवल दे देता है, एनबीए अप्रूवल दे देता है, तो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इमीडिएटली 1-2 महीने में हम नहीं ले सकते हैं, 270 दिन का इसलिए टाइम मांगा जाता है इंपोर्टर कंट्री द्वारा, और इंपोर्टर कंट्री 270 दिन के अंदर ऑर्डर इनको देना होता है। अगर
ये हमने 270 डेज के अंदर में ऑर्डर नहीं दिया जीएमओ एलओमओ का, तो फिर वो प्रोडक्ट वो दोबारा से हमें अप्लाई करना पड़ता है और प्रोसेस फिर वो रिपीट होता है। ऐसे केस में चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट शायद हमें ना प्रोवाइड करे, इश्यूज वहां पे जनरेट हो जाते हैं। लेकिन सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें 270 दिन के अंदर में ज्यादातर कंट्रीज जो है अपना जो कंसेंट है वो दे देती हैं और प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा लेती हैं। और यहां पे अब सेफ्टी हो जाती है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में आया है या फिर जो उसके डेरिवेटिव्स जीएमओ के डेरिवेटिव्स इंडिया में आए हैं, फूड प्रोसेस फूड आया है, ड्रिंक्स आई हैं, बियर आया है, वाइन आया है, या फिर कोई फ्रूट आया है, या फिर कोई क्रॉप आया है, या फिर क्रॉप से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं, फ्लोर्स आए हैं, आटा आया है, तो उन सब चीजों के ऊपर में चेक ऑलरेडी हो चुका है। अब आप यहां पे निश्चिंत रहिए कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और जो भी प्रॉब्लम होगी जिस जी कंडीशन के साथ में, वो सारी पहले इन्फॉर्म कर दिया गया है उस पर्टिकुलर इंपोर्टर कंट्री को, और हमारा जो प्रोडक्ट है आराम से इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में जो भी कार्टाजीना के मेंबर है उसके अंदर में कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टाजीना प्रोटोकॉल। हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके बारे में बताया। और भी अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।